नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान ममगी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। प्रदेश भर में शौर्य दिवस पर कार्यक्रम। राजधानी देहरादून में हुआ भव्य आयोजन। सीएम धामी ने की शिरकत। सैनिकों और शहीदों के परिजनों को दी बड़ी सौगात। उत्तराखंड में पेपर लीक पर महासंग्राम। मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग पर सीएम धामी का कांग्रेस को जवाब। गिनाए जीरो टॉलरेंस वाली सरकार के काम। कांग्रेस के कद्दावर नेता हीरा सिंह बिष्ट का निधन। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने संवेदनाएं की व्यक्त। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर शिव भक्तों की नो एंट्री। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पुलिस ने की बड़ी तैयारी। कांवड़ियों के लिए गाइडलाइन का पालन करना जरूरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कारगिल विजय दिवस की खबर के साथ। रविवार को देश भर के साथ ही प्रदेश में भी कारगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस के तौर पर मनाया गया। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने कारगिल युद्ध के वीर शहीदों के बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि भारत की सेना दुनिया की सबसे पराक्रमी सेना है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच चलते आज भारतीय सेना गौरवान्वित महसूस करती है। कार्यक्रम में सीएम धामी ने परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों और शहीदों के परिजनों को 2 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया। साथ ही अग्निवीरों को पुलिस वन विभाग में भर्ती पर विशेष छूट देने की भी बात को दोहराया। पहले तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है। कारगिल विजय दिवस। इस दिन हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया और हम सबको ऐतिहासिक विजय दिलाई, जो हमें हमेशा गौरवान्वित करेगी। हमारी नई पीढ़ी को हमेशा भारत की सेना, उसके शौर्य पराक्रम पर हमेशा उनको गर्व होगा और वो राष्ट्रभक्ति के लिए आगे बढ़कर प्रेरित होंगे। सेना और देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पित करने के लिए, राष्ट्र के नाम और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही चूँकि देवभूमि उत्तराखंड ये वीर भूमि भी है, जहाँ से इतनी बड़ी संख्या में, चाहे देश आज़ादी से पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो। उत्तराखंड में कारगिल विजय दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चंपावत में सैनिक कल्याण विभाग परिसर में शौर्य दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही पूर्व सैनिकों और कारगिल योद्धाओं को सम्मानित किया गया। वहीं रुड़की में कारगिल विजय दिवस पर सेना के जवानों, अधिकारियों, एनसीसी कैडेट्स और छात्रों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जागरूकता रैली निकालकर युवाओं को राष्ट्र सेवा, देशभक्ति और वीर सैनिकों के बलिदान से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। वहीं रुद्रपुर में भी पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। इसी तरह नैनीताल में भी एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी समेत तमाम पुलिसकर्मियों ने कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों के साथ पीएम मोदी के मन की बात के 136वें संस्करण को सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश के नागरिकों के जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाला कार्यक्रम बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों को प्रेरित करने के साथ ही देश के विकास और जन भागीदारी से जुड़े विषयों को जन जन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में डीआरडीओ की उपलब्धियों, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता, जल संरक्षण, हस्तशिल्पों के समर्थन के साथ ही वोकल फॉर लोकल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर सियासत गर्माती हुई दिख रही है। कांग्रेस अब धामी कैबिनेट में मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में नकल और पेपर लीक की घटनाओं को छुपाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में देहरादून के उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुए पेपर लीक पर एक्शन लिया गया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके समय में नकल होती थी तो कार्रवाई नहीं होती थी।
हमारे समय में अगर कोई भी प्रकरण आया तो हमने उसको कभी छिपाया नहीं है, हमने उस पर कार्रवाई की है। और जो ताज़ा प्रकरण आया है उसमें भी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। और वो एक सेमेस्टर, चूँकि इंजीनियरिंग के सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, इंटरनल उनकी परीक्षा थी, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी सूचना आई थी कि वो प्रश्न पत्र, उसमें कुछ जो प्रश्न पत्र हैं उसमें से कुछ प्रश्न पत्र आए, तो हमने तत्काल कार्रवाई की है और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और पहले भी हम 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेज चुके हैं, जबकि इनके कार्यकाल में चाहे वो पटवारी भर्ती का प्रकरण हो, दरोगा भर्ती का प्रकरण हो, या उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड का प्रकरण हो, या यूके SSSC के प्रकरण हो, उन पर किसी पर बीडीओ की भर्ती का प्रकरण हो, किसी पर कार्रवाई नहीं हो, उन सभी पर हम ही ने कार्रवाई की है और अब भी हम ही कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र संकल्प है कि ये नकल बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ईमानदार और बेबाक नेता कहे जाने वाले हीरा सिंह बिष्ट ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 81 साल की उम्र में हार्ट अटैक से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट का निधन हो गया है। उनके निधन से प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर है। छात्र नेता, विधायक, कैबिनेट मंत्री और समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले हीरा सिंह बिष्ट कैसे अधिवक्ता से राजनेता बने, इस रिपोर्ट में देखिए। आज उत्तराखंड ने अपने उस नेता को खो दिया जिसने उत्तराखंड के विकास को केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि शिक्षा, तकनीक और आधारभूत संरचना के निर्माण से नई दिशा देने का काम किया। हीरा सिंह बिष्ट उत्तराखंड की राजनीति के उन जन नेताओं में से थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा, लोकतांत्रिक मूल्यों, श्रमिकों, युवाओं और उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी सेनानी रहे हीरा सिंह बिष्ट 81 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने से प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर है। देखिए, हीरा सिंह बिष्ट जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मुझे याद है जब हम डीवी इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, हम निक्कर पहना करते थे और आप डीवी पीजी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तब से मेरा आपसे परिचय है। और बहुत लंबा राजनीतिक जीवन आपका रहा। आप यहाँ कैबिनेट मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे। और उनकी एक खूबी ये थी कि चाहे दूसरी की पार्टी के लोग भी उनके पास आते थे। मैं 2-3 बार उनका काम के लिए आया तो उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर काम किया। हीरा सिंह बिष्ट जी का यूँ अचानक चले जाना, यह कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का बड़ा नुकसान है। जिस प्रकार से वो अनेक बार उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक विधायक रहे और इस प्रदेश के साथ, इस प्रदेश की जनता के साथ निष्ठा से हमेशा काम करते रहे, आज ये भीड़ के आवाज़ पर यह एहसास दिला रही है कि वो एक सच्चे जनप्रतिनिधि थे। ये बहुत बड़ी क्षति हुई है। हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे प्रदेश के माननीय मंत्री रहे हैं और इस प्रदेश के लिए उन्होंने विकास जो अपने कार्यकाल में किया है वो स्मरण रहेगा। आज जो हमारे बीच में नहीं है उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हीरा सिंह बिष्ट के निधन के बाद उनके आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा था। वो नेता जिसने छात्र नेता, अधिवक्ता, विधायक, कैबिनेट मंत्री, श्रमिक नेता और समाज सेवी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। हीरा सिंह बिष्ट ने देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज से एमए और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने छात्र हितों, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने देहरादून जिला न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधिक कार्य प्रारंभ किया। एक सफल अधिवक्ता के रूप में उन्होंने कई जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। देखिए, हीरा सिंह बिष्ट जी बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से एक नेता रहे और उनकी जो है हार्ट अटैक से जो है मृत्यु हुई है। स्वाभाविक बात है कि उनके जाने से जो है एक अपूर्णीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई निकट भविष्य में हो पाना संभव नहीं। हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे सब इस प्रदेश के स्तंभ थे और हमारा साथ तो बहुत लंबा रहा।
71-72 में उनको हमने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ाया डीएवी कॉलेज का, और 1977 में जब लोकसभा का टिकट उनको दिया गया तो पूरे टिहरी उत्तरकाशी में हम लोग उनके प्रचार में रहे। सारे कांग्रेस जन जो उस ज़माने के डीएवी के विद्यार्थी थे, डीवीएस के विद्यार्थी थे, वो सब उस चुनाव में वही लोग लगे। छात्र राजनीति में उनका संघर्षशील नेतृत्व ही उनके सार्वजनिक जीवन की मजबूत नींव बना। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को जन जन तक पहुंचाने, जन आंदोलनों का नेतृत्व करने और राज्य निर्माण के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका मानना था कि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास तभी संभव है जब उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिले। छात्र राजनीति से निकलकर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थामा और जल्द ही एक प्रभावशाली युवा नेता के रूप में स्थापित हुए। 1985 में वो देहरादून विधानसभा से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। 2002 में राजपुर विधानसभा से उन्होंने जीत हासिल की। 2014 में डोईवाला विधानसभा उपचुनाव जीतकर वो विधायक बने। नारायण दत्त तिवारी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। परिवहन, श्रम और तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाला। कांग्रेस को ही नहीं, पूरे राज्य को इतने वरिष्ठ राजनेता थे हीरा सिंह बिष्ट जी। उन्होंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू करी थी और 70 के दशक की शुरुआत में डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष बनने के बाद जो उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करी, 1977 में उन्होंने टिहरी से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और पूरे देश में इंदिरा जी के बाद सबसे कम मार्जिन से पराजित होने वाले लोगों में वो थे। और उसके बाद निरंतर उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उसके बाद राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में विधानसभा से लेकर के मंत्री पद से लेकर के राज्य में इंटक के वो लगातार जब से राज्य बना तब से लेकर अब तक वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। अपने सार्वजनिक जीवन में हीरा सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड के विकास और निर्माण के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और पृथक उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए निरंतर संघर्ष किया। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्रमिकों और मजदूरों के अधिकारों की प्रभावी पैरवी की। राज्य में तकनीकी शिक्षा के विस्तार के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना में अहम योगदान दिया। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना को प्राथमिकता दी। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना और विकास में अहम योगदान दिया। देहरादून आईएसबीटी के निर्माण और विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाई। देहरादून दिल्ली वॉल्वो बस सेवा के संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। आज बहुत दुखद समाचार है। हमारे पूर्व के बहुत पुराने मित्र भी थे, साथी भी थे और अभी एक हफ्ता पहले मुझे मैक्स में मिले थे तो मैंने पूछा भी, भाई जी आप कैसे? तो ऐसा तो कह रहे थे कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन बिष्ट जी ने देहरादून के अंदर, चाहे वो विधायक के रूप में, चाहे कांग्रेस के महानगर के अध्यक्ष के रूप में या इंटक के रूप में, बहुत ही लोगों के काम किए हैं। सादगी, ईमानदारी, निर्भीक और बेबाक व्यक्तित्व हीरा सिंह बिष्ट की पहचान थी। उत्तराखंड की राजनीति में उनका योगदान हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। आने वाली पीढ़ियां उन्हें एक ऐसे जन नेता के रूप में याद करेंगी जिन्होंने पद से ज्यादा जनता की सोच और राज्य के विकास को अपना जीवन धर्म बनाया। देहरादून से सुशांत सिंह और हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया। नैनीताल में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने जमीन विवाद, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण और पारिवारिक विवाद से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। इस मौके पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। जन सुनवाई से धरातल पर समस्याओं का समाधान हो रहा है। गदरपुर के विकास खंड की बीपीएल नंबर 1 ग्राम सभा में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जीवन विश्वास ने बताया कि अब तक 37 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुके हैं और 62 अन्य आवासों की सूची भी जारी हो चुकी है। ग्राम सभा में करीब 20 लाख की लागत से कई विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और अन्य विकास कार्यों पर भी निरंतर काम जारी है।
ये शुरू किया था। शुरू में प्रधानी हमारा शुरू हुआ था तो उस समय हमने 37 लोगों का नामों की एक सूची थी जो कि ब्लॉक में पड़ी हुई थी, जो जिनका बनना नहीं था। किंतु ये सूची जो है, हालांकि ये सूची पुराने कार्यकाल की सूची है, लेकिन पुराने कार्यकाल के जितने काम हो गए थे, वो जितने आवास स्वीकृत हो गए थे, वो सब बन चुके थे। तो ये 37 नामों की जो सूची थी, ये ब्लॉक में अधिकारियों के सम्मुख पड़ी हुई थी। तो मैं एक दिन गया, जाके कहा ये जो सूची है, ये सूची हमारी ग्राम सभा की है, ये सूची क्या है? तब उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना की आपके ग्राम सभा की सूची है। डायबिटीज मरीजों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि रुद्रपुर में हफ्ते में सिर्फ एक बार ली जाने वाली एक्विली इंसुलिन लॉन्च हो चुकी है। रुद्रपुर स्थित सिद्धिविनायक अस्पताल के निदेशक पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने इस दवाई को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह दवाई टाइप 2 डायबिटीज के लिए लाभदायक है। हालांकि उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर इसे लेने की अपील की है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी मरीज को अगर डायबिटीज़ है और जब दवाइयाँ अपना असर छोड़ देती हैं तो पेशेंट को इंसुलिन पे आना पड़ता है। और इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है, कई बार 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5-5 बार तक भी लगाना पड़ता है। तो अभी जो एक कंपनी है, विदेश की कंपनी है, जानी मानी कंपनी, उसने एक वीकली इंसुलिन लॉन्च किया है। उसका नाम है एविक्ली। और ये इंसुलिन ऐसी इंसुलिन है जिसको हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना है। तो ये उन लोगों के लिए वरदान है जो कि रोज इंजेक्शंस लेते हैं इंसुलिन के, तो उनके लिए एक ऑप्शन आया है कि वो हफ्ते में एक बार ले सकते हैं इसको। 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन ने ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया। यात्रा पर आ रहे शिव भक्तों के लिए यह जानना जरूरी है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर उनकी नो एंट्री है। इसके पीछे का कारण दिल्ली देहरादून के बीच का यातायात बताया जा रहा है। ऐसे में कांवड़ियों को किस रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। शिव भक्त दे ध्यान, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पुलिस का मास्टर प्लान। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर शिव भक्तों की नो एंट्री। यात्रा पर निकलने से पहले गाइडलाइन जानना जरूरी। 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन एक्शन में है। यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने रोड मैप बना लिया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इसके लिए देहरादून पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस संयुक्त रणनीति भी बना रही है। कांवड़ियों को भगवानपुर बॉर्डर से वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट करने का फैसला लिया गया है ताकि एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालु की भीड़ न पहुंचे। पुलिस का मानना है कि ऐसा होने से दिल्ली देहरादून के बीच यातायात पहले की तरह सुगम बना रहेगा। आपातकालीन सेवाओं के संचालन में भी कोई बाधा नहीं आएगी। देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि 30 तारीख से जो है कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है। कांवड़ की तैयारियों को लेके जो है सभी जो अधिकारियों ने जो है पार्किंग्स का, रास्तों का जो है मौका मुआयना कर लिया है और उनको डेवलप करने के लिए जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी जो है दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। कांवड़ के लिए जो है मेन ऋषिकेश क्षेत्र के अंदर, आईडीपीएल क्षेत्र के अंदर पार्किंग की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पे जो है वाहनों को पार्क करवाया जाता है और जो यात्री हैं वहाँ से फिर नीलकंठ के दर्शन के लिए आगे जाते हैं। यातायात के लिए जो है अभी इस वर्ष जो है देहरादून एक्सप्रेस वे जो नया बना है उसको जो है उस पर कांवड़ अलाउड नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो है जो पाउंटा की साइड से जो ट्रैफिक आता है, हैवी ट्रैफिक होता है, उसको भी पाउंटा से यमुनानगर होते हुए, सहारनपुर होते हुए हरिद्वार भेजा जाएगा। बाकी जो है इंटरनली मसूरी की तरफ जो है कांवड़ियों का जाना जो है कम्प्लीटली वो अलाउड नहीं होगा। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से ऋषिकेश और वहां से नीलकंठ महादेव मंदिर तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में देहरादून पुलिस ने रायवाला से नीलकंठ महादेव मंदिर मार्ग तक विशेष सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का भी खाका तैयार किया है। नीलकंठ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुख्य पार्किंग व्यवस्था ऋषिकेश के आईडीपीएल क्षेत्र में की जाएगी। वहां वाहन खड़े करने के बाद श्रद्धालु को आगे नीलकंठ के लिए भेजा जाएगा। प्रशासन ने पार्किंग स्थलों और संपर्क मार्गों का निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा के निर्देश भी दिए हैं। कांवड़ियों को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर चलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मसूरी की ओर भी कांवड़ियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। पांवटा साहिब की तरफ से आने वाले भारी वाहनों और अन्य ट्रैफिक को यमुनानगर, सहारनपुर और हरिद्वार के रास्ते डाइवर्ट करने की योजना बनाई गई है ताकि देहरादून शहर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम किया जा सके।
पुलिस के लिए सबसे कठिन समय डाक कावड़ के दौरान होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसे देखते हुए भगवानपुर और देहरादून दोनों ओर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड पुलिस की कोशिश है कि डाक कावड़ के दौरान भी एक्सप्रेसवे पूरी तरह से खाली रहे, किसी भी स्थिति में श्रद्धालु इस मार्ग पर प्रवेश न कर सके। वहीं रायवाला से ऋषिकेश और नीलकंठ मार्ग तक अलग अलग सेक्टर बनाए जाएंगे। हर सेक्टर की जिम्मेदारी एसपी, सीओ और थाना प्रभारियों को सौंपी जाएगी। अगले 2 से 3 दिनों में होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। आगामी 30 तारीख से 30 जुलाई से और 11 अगस्त के बीच में कांवड़ का जो स्नान है, कांवड़ मेला है, वो पूरे अपने चरम पे होगा। उसकी सभी तैयारियों को लेके जनपद देहरादून और जनपद हरिद्वार सहित 3 अन्य जनपदों द्वारा पूर्ण तैयारियां की जा चुकी हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जनपद देहरादून में, क्योंकि नीलकंठ महादेव के दर्शन हेतु लोग आते हैं, उसके लिए जो प्राथमिक पार्किंग है और रूट डाइवर्जन है वो ऋषिकेश से ही किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए संपूर्ण मेला क्षेत्र को 5 जोनों में और 13 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें डिप्टी एसपी और अनुभव अधिकारी इसमें लगाए गए हैं। और संपूर्ण मेले की जो जिम्मेदारी है उसमें एसपी रूरल को इसमें दिया गया है, उसमें नोडल अफसर इनको बनाया गया है। साथ में एसपी ट्रैफिक संपूर्ण जो मार्ग व्यवस्था का सुपरविज़न करेंगे और उनके निर्देश पर ही जो रूट डाइवर्जन प्लान चलाया जाएगा। इसमें इस बीच ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा एक्सप्रेसवे है उसको पूर्णतः बंद किया जाएगा। उसमें किसी भी तरीके से कांवड़ के जो वाहन हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। उसके लिए जो पूर्व का जो रूट है, जो हरिद्वार जाने के लिए पूर्व रूट को ही वो पालन करेंगे। एक्सप्रेसवे को किसी भी सूरत में कांवड़ यात्रा के लिए नहीं चलाया जाएगा। यातायात पुलिस ने शिव भक्तों से सहयोग करने की अपील की है। कांवड़ियों से यात्रा के दौरान पुलिस द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल तो पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों को चलने से रोकने की है। देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुए पेपर लीक मामले में पुलिस जांच लगातार तेज होती जा रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी आशीष कुमार गुप्ता ने शिवालिक कॉलेज के करीब 22 छात्रों तक पेपर पहुंचाया था। पुलिस छात्रों से पूछताछ के साथ साथ आरोपी के बैंक खातों और आर्थिक लेन देन की भी जांच कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। एसएसपी प्रमेन सिंह डोभाल ने बताया कि पूछताछ डिजिटल साक्ष्यों, वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनके द्वारा पुलिस में कंप्लेंट कराई गई थी, जिसमें शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एक एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा कुछ प्रश्न पत्रों को छात्रों में दिया गया था। उसके संबंध में एक एफआईआर पुलिस के द्वारा की गई थी और तत्काल जो अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग की गई थी। हम इस बात का भी इसमें पता लगा रहे हैं कि इनके द्वारा क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल हित के लिए तो ये नहीं किया गया था। इसके साथ ही जिन लोगों को इसमें लाभान्वित किया गया था उसमें किस तरीके से उनको ये प्रश्न पत्रों को दिया गया था, और इसके साथ ही ये भी हम लोग इसमें पता लगाएंगे कि इस पूरे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में क्या इनका एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए, क्या इनकी एसओपी है, उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई थी नहीं की गई थी। तो सभी पहलुओं का ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत विवेचना इसमें की जा रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस का। प्रदेश भर में शौर्य दिवस पर कार्यक्रम, राजधानी देहरादून में हुआ भव्य आयोजन। सीएम धामी ने की शिरकत, सैनिकों और शहीदों के परिजनों को दी बड़ी सौगात। उत्तराखंड में पेपर लीक पर महासंग्राम, मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग पर सीएम धामी का कांग्रेस को जवाब, गिनाए जीरो टॉलरेंस वाली सरकार के काम। कांग्रेस के कद्दावर नेता हीरा सिंह बिष्ट का निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर, पक्ष विपक्ष के नेताओं ने संवेदनाएं की व्यक्त। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर शिव भक्तों की नो एंट्री, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पुलिस ने की बड़ी तैयारी, कांवड़ियों के लिए गाइडलाइन का पालन करना जरूरी।